नमस्कार छात्रों, श्री राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पूर्व में हम सब विसर्ग संधि पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला उदाहरण आपका, जैसे पहला जो भाग था उसका कौन सी संधि थी, सत्व विसर्ग संधि। ठीक है, इसको अपन पढ़ रहे थे। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें तीन जो है यानी सकार, क्या होगा, सकार आदेश होगा। कब होगा वो, खर वर्ण परे रहते। ठीक है, यदि बाद में खर वर्ण आए तो क्या हो जाएगा, सकार आदेश। सकार आदेश में मैंने आपको बताया था कि त और थ के स्थान पर क्या हो जाएगा, स, ट और ठ में श, और च और छ में क्या होगा, श। तो ये तो प्रमुख रूप से सरल तरीका था। लेकिन यदि खर वर्ण रहेंगे तो खर वर्णों में ये तीनों क्या होंगे, सकार वर्ण आपके होंगे ही। जैसे उदाहरण और देखते हैं, कल बताया था मैंने आपको, नमस्कार, नमस्कार ये पद है। तो नमस्कार है जो पद है, ठीक है, तो सकार कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, नमः धन प्लस का चिन्ह आ गया। ये क्या कह रहा है कि इसके बाद क्या हो, खर वर्ण हो। क्या हो, खर वर्ण। खर वर्ण में क्या आएगा ये आपको बताइए। तो क्या हो जाएगा, बाद का पद वैसे ही लिख दिया जाएगा। अब ये जो क्या है, पहले अपन एक बार खर वर्ण की बात करें तो खप छटत चट तब क प य श स र। ठीक है, कौन कौन से वर्ण हुए, ख फ छ छ त च त क प। अब देखो क यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, क। ठीक है, तो क्या होगा कि यदि विसर्ग के बाद क्या आए, खर वर्ण हो, कौन कौन से वर्ण हो, ख हो, ख फ छ ठ थ च ट क प और तीनों सकार हो, तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग का स। नमः धन स धन कारः, क्या हो जाएगा, नमस्कार। ठीक है, तो ये तो था आपका ये उदाहरण। अब इसके हम यदि इसके दूसरे भाग की बात करें, जैसे ये वाला पद है, विष्णु त्राता, विष्णु त्राता, ये वाला पद है छ। तो संधि क्या किस प्रकार करेंगे, विष्णु प्लस क्या आया है, अब देखो यहाँ पर त्रय है। ठीक है, त्रय जो है, अब जो त्रय वाला जो पद है वो मिलकर बनता है त और रे से। ठीक है, अब उसमें खर वर्ण में क्या आता है, खर वर्ण में आता है आपका तय। ठीक है, तो पूर्व में क्या आया है आपका, तय आया है। तो त्रय करने के लिए त्रय किस प्रकार बनता है, त्रय बनता है आपका त और रे वर्ण से। ठीक है, तो इसलिए और नियम क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद क्या हो, खर वर्ण हो, क्या हो, खर वर्ण हो, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, स हो जाता है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे धनुष टंकार, धनुष टंकार, ये वाला पद है। अब देखो सिंपल तरीके से देखते हैं, तो टे से पहले ज्यादातर क्या आया, श। ठीक है, अब संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो धनु प्लस बाद में क्या है, खर वर्ण में आता है, क्या क्या आता है खर वर्ण में, ट, ख प छ ट त ट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टंकार। अब देखो धनु क्या बना, स, विसर्ग का क्या होता है, स। ठीक है, विसर्ग का स होता है, क्या होता है, विसर्ग का स होता है, और उसके बाद क्या होता है, ट। अब देखो यहां पर एक संधि और हो रही है आपकी, कौन सी संधि हो रही है, स्तुत्व। यहां पर स्तुत्व हो रही है, और यहां पर क्या आ रही है कि यदि से के बाद क्या आए, से आए, तो वहां पर संधि होती है स्तुत्व। व्यंजन संधि के उदाहरण है ये दोनों, स्तुत्व और स्तुत्व। लेकिन आपको ये संधि नहीं करनी है यहाँ पर। यदि ये वाले पद आए तो वो पहले जो होगा
वो कौन सी संधि होगी यहाँ पर? सत्व विसर्ग संधि। क्यों? क्योंकि आपको पूर्ण रूप से मैं बता दूं, आपके एक सूत्र है सस जुसो रु। ये जो आपका सूत्र है सस जुसो रु, सस जुसो रु, इस वाले सूत्र से ये जो से है ये तो से रहता ही है, ठीक है। उसके बाद इसके स्थान पर क्या हो जाता है? श। क्या हो जाता है? श, ठीक है। उसके बाद जो ये है जुशो, इसके स्थान पर विसर्ग का क्या आदेश होता है? र आदेश होता है। क्या आदेश होता है? र, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो वहां पर आपको कौन सी संधि नहीं लिखनी है? स्तुत्व और स्तुत्व संधि नहीं लिखनी है, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी कौन सी संधि? सत्व विसर्ग संधि की बात। अब यदि हम इसके दूसरे भाग की बात करें तो इसके दूसरे भाग में आती है आपकी उत्तव विसर्ग संधि। कौन सी संधि आती है? उत्तव विसर्ग संधि। आपके विसर्ग संधि में सत्व विसर्ग है, उत्तव है, रुत्व है और विसर्ग लोप है, मैंने आपको बताया था पहले। इसका यदि हम इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होगा अतो रोर प्लुताद प्लुते, ठीक है। इस सूत्र से आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि 10th क्लास में सूत्र नहीं आता है, लेकिन 12th क्लास में आपको सूत्र आता है, ठीक है। अब उत्तव विसर्ग संधि की हम बात कर रहे हैं, तो यदि हमारे सूत्र ही समझ में आ गया तो हमारी परिभाषा भी समझ में आ जाएगी। अब यदि हम इसकी स्थिति बनाएं, इसकी यदि हम इसको शॉर्ट ट्रिक में समझें विसर्ग संधि को, तो स्थिति किस प्रकार बनेगी? आपकी स्थिति बनेगी ऐसे, हेरस्व ए, ठीक है, हेरस्व ए, उसके बाद क्या हो? रुत्व हो। क्या हो? रुत्व हो। तो क्या रुत्व यानी रे के, ये जो रे है इस रे के ऊ का क्या हो? मतलब इसका क्या कि हिरेस्व ए हो, उसके बाद रे हो, तो रे के ऊ का क्या हो जाता है? और उसके बाद क्या हो? अकार हो। सिंपल सी स्थिति समझें कि यदि विसर्ग से पहले तो क्या हो? ए हो, और विसर्ग के बाद क्या हो? तो यहां पर क्या हो? ऊ हो। तो ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? गुण संधि। क्या बनेगी? गुण संधि। अ प्लस ऊ बराबर ओ। किसका नियम है? गुण संधि का नियम है। किसका नियम है? गुण संधि का। तो इसकी हम परिभाषा बनाते हैं। पहले परिभाषा क्या बनेगी कि यदि विसर्ग से पहले क्या हो? ए हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद क्या आए? ऊ आए, या विसर्ग के बाद अकार परे हो। क्या हो? अकार परे, परे यानी बाद में, तो विसर्ग के स्थान पर रे आदेश हो जाता है। ओ विसर्ग के स्थान पर, सॉरी क्या होता है? ओ विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है, ठीक है। अब ये जो ए है और ये जो बाद वाला ए होगा विसर्ग के बाद का, वो किसमें बदलेगा? अवग्रह में, ठीक है। जैसे एक पद है कोअपी, ये वाला पद है। कोअपी का संधि विच्छेद कैसे करते हैं फिर? अब स्थिति क्या थी पहले कि क, उसके बाद क्या आएगा? विसर्ग, ये स्थिति है। तो विसर्ग से पहले क्या आया? ए, उसके बाद क्या आया? विसर्ग, उसके बाद क्या हो? उसके बाद भी क्या हो? अ हो। क्या हो? यानी विसर्ग से पहले ए हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद भी क्या हो? ए हो। तो ऐसे विसर्ग को क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। कैसे? ये जो संधि है वो गुण संधि होकर प्रस्तुत होगी। जैसे क प्लस अपी, यानी ये जो विसर्ग है ये आ रही, जो ये वाला अवग्रह का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? अवग्रह का। ये किसमें बदल जाएगा? किसमें बदल जाएगा? ए में बदल जाएगा, ठीक है। और उदाहरण देखते हैं हम, जैसे ये वाला पद है, ठीक है, अवग्रह का चिन्ह यहाँ पर है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ए किसका हुआ है? विसर्ग ओ हुआ है। ओ कैसे हुआ है कि गुण संधि का नियम क्या था कि यदि विच्छेद से पहले ए हो और विच्छेद के बाद क्या हो? ऊ हो, तो ये जो ऊ जो है ये हुआ ना, इस
सूत्र से होता है। किस सूत्र से होता है? अतोर और प्लूतार प्लूते सूत्र से क्या होता है? ऊ हो जाता है। तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, अब गुण संधि जो हुई तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। ओ के स्थान पर क्या होगा? विसर्ग। देव प्लस अपि क्या हुआ? विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ? ओ हुआ। ठीक है, और देखते हैं उदाहरण एक दो। निर्धनो अपि, ये वाला पद है तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निर्धने प्लस अपि क्या हो जाएगा? निर्धने प्लस अपि। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी उत्तर विसर्ग संधि। इसका दूसरे सूत्र की यदि हम बात करें तो दूसरा सूत्र है हसी च। कौन सा सूत्र है? हसी च। उसमें क्या होगा? उसमें होगा कि हिरत्व है। हिरत्व है यानी फिर बता दूं आपको, हस वर्ण जो है, हस वर्ण सबसे पहले समझो। इस हसी चय का मतलब क्या है? इस हसी चय का मतलब है हस वर्ण। हस वर्ण का मतलब ह य व रट, हय वरट के किससे लेकर? है से लेकर, है से लेकर कहां तक? हय वरट के है से लेकर जब गड़ दस, जब गड़ दस के से तक। हय वरट के है से लेकर जब गड़ दस के से तक के जितने भी वर्ण हैं वो सब किसमें आएंगे? आपके हस वर्ण में आएंगे। किसमें आएंगे? हस वर्ण में आएंगे। संधि विच्छेद देखते हैं अपन। जैसे शिवो वंदः, ये वाला पद है। ठीक है, शिवो वंदे पद है तो शिवो वंदे में क्या हो जाएगा? इस ओ को क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल है, वही तरीका अपनाना है। पहले भी शिव है प्लस और बाद का पद क्या रहेगा? अब ये जो वह है ये किसमें आता है? हसवर्ण में। हसवर्ण में जैसे पहला ही जिसको माहेश्वर सूत्र जो था ह य व र ट, ये देखो वह, तो वह यहाँ पर आ गया वंद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? बाद में क्या हो? हर्षवर्ण हो। क्या हो? बाद में हर्षवर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का ओ हो जाता है। दोबारा एक बहुत अच्छा उदाहरण है, हर बार आता है। मनोरथ, मनोरथ ओ हो रहा है यहाँ पर, तो इस ओ किसकी वजह से हुआ हो? तो क्या करेंगे? विसर्ग, उसके बाद र, किसमें आ रहा है? र आता है आपका हर्षवर्ण में। तो आपको ये बात परिभाषा में विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि कौन सा वर्ण के बाद कौन से वर्ण के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, तो ये हुई आपकी। और ये जो सूत्र है हसी चय, ये आपका भी इसी संधि का है। यदि मनोरथ आए, ठीक है, और कौन सा है? कोअपी आए, यानी जहां पर क्या हो रहा हो? ओ हो रहा हो। क्या हो रहा हो? ओ। वहां पर आप कौन सी संधि लिखोगे? वहां पर आप लिखोगे उत्तम विसर्ग संधि। क्या लिखोगे? उत्तम विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये हुई आपकी उत्तम विसर्ग संधि। अब यदि हम इसकी तीसरी संधि की बात करें तो वो है ऋत्व विसर्ग संधि। क्या है? ऋत्व विसर्ग संधि। ऋत्व के पहला जो सूत्र है वो होता है विसर्गस्य रेफ। विसर्गस्य रेफ, यानी पहले अपन क्या कर रहे थे? विसर्ग के स्थान पर क्या कर रहे थे? ओ कर रहे थे, लेकिन अब विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? रे आदेश होगा। क्या होगा? रे आदेश। ठीक है, तो मैं इसकी परिभाषा को समझे कि इसकी परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि अ अथवा आ, अ और अथवा आ इन दोनों वर्जित स्वर, ए आ इन दोनों वर्जित स्वर के क्या
के बाद, ए और अथवा इन दोनों वर्जित स्वर के बाद क्या हो, के बाद क्या हो, विसर्ग हो, क्या हो, विसर्ग हो। ध्यान रखना, ए और आ के बाद क्या हो, विसर्ग हो, तो क्या होता है, विसर्ग हो या फिर स्वर या व्यंजन हो। ये बात ध्यान रखनी है कि ए और आ के बाद क्या हो, वर्जित स्वर हो, इन दोनों के बाद। मूल ध्यान रखना, ये जो दोनों पद हैं, ये दोनों पद इस वाली संधि में नहीं आएंगे, वर्जित है ये स्वर। क्या है, वर्जित स्वर है, पहले ध्यान रखना। यानी ए अथवा आ को छोड़कर ये दोनों वाले पद नहीं आएंगे। किससे पहले, विसर्ग से पहले। विसर्ग से पहले ए और आ नहीं आएंगे, ध्यान रखना, नहीं आएंगे। तो इनके अलावा कोई और स्वर हो और उनके बाद क्या हो, स्वर या व्यंजन हो, तो क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर रुत्व आदेश होता है। जैसे एक सिंपल उदाहरण समझे हम सबसे पहले, मुनि रीति शब्द है, ठीक है। मुनि रीति पद में अब क्या है, र आदेश हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कहां पर हुआ है, र आदेश यहाँ हुआ है। संधि विच्छेद पहले समझे, मुनि धन रह पे क्या जुड़ा हुआ है, स्वर जुड़ा हुआ है, इति, ठीक है। अब जो विसर्ग है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, मुनि धन र धन इति, क्या हो गया, विसर्ग का क्या हो गया, र। और वो वाला पद क्या कह रहा था कि विच्छेद से पहले ए और आ को छोड़कर, यहां पर विच्छेद से पहले क्या है, ई है, क्या है, ई है। ध्यान रखना विशेष रूप से, क्या है, ई है। और विच्छेद के बाद भी क्या है, स्वर, कोई भी स्वर हो सकता है विच्छेद के बाद, तो कोई सा भी स्वर हो, 13 स्वरों में से कोई भी स्वर हो, और विच्छेद से पहले ए और आ नहीं होना चाहिए। उनके अलावा कोई भी स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, रुत्व आदेश होता है। जैसे और उदाहरण देखें हम, धेनुर्गच्छति, ये वाला पद है, धेनुर्गच्छति, ठीक है। संधि विच्छेद, ये जो ऊपर मात्रा है वो किसकी है, ध्यान रखना, ये वह है, और जो नीचे जो मात्रा लगी हुई होती है वो आपकी होती है ऋ, ऋषि की, ठीक है। अब ये वाला पद है रे, तो इस वाले पद के स्थान पर क्या करेंगे, अपन विसर्ग करेंगे। जैसे धेनु प्लस बाद का पद गच्छति, ठीक है। कोई भी स्वर या व्यंजन हो सकता है, ध्यान रखना, विच्छेद के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन हो, लेकिन विच्छेद से पहले, विसर्ग से पहले ए और आ नहीं हो। किसमें, विसर्ग से रेफ, विसर्ग रेफ संधि में ये दोनों पद नहीं होने चाहिए। तो क्या होगा, धेनु धन र धन गच्छति, क्या हो जाएगा, धेनुर गच्छति, ठीक है। आगे और उदाहरण देखते हैं, जैसे तैरागमः, तैरागम में र आदेश हुआ है, क्या हो जाएगा, तई प्लस वह पे क्या जोड़ा हुआ है, आगमः, ठीक है। आगमः क्या हुआ, विच्छेद से पहले, विसर्ग से पहले क्या आया है, आई आया है, और विच्छेद के बाद क्या है, आ, यानी कोई भी स्वर आ सकता है, ठीक है। और देखते हैं, भानु रसव, रे आ रहा है यहाँ पर, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये किसके स्थान पर हुआ है, विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ है, रे हुआ है। अब रे में क्या निकल जाएगा, ए। ध्यान रखना, इसका संधि विच्छेद ऐसे नहीं होगा। ये कह रहा है नियम कि यदि विच्छेद के बाद क्या हो, ए उ स्वर या व्यंजन हो, लेकिन स्वर व्यंजन के साथ ये, हालांकि स्वर है ये व्यंजन माना जाता है इसे, लेकिन पद भी सार्थक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पद भी सार्थक होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी शब्द रख दो आप। अब इसमें से रे में क्या निकालेंगे अपन, ए निकालेंगे, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भानु प्लस असौ, तो ये क्या बनेगा, भानु प्लस रे प्लस असौ, क्या बन जाएगा, भानु रसौ, ठीक है। ये हुई आपकी कौन सी संधि, रुत्व विसर्ग संधि।
ठीक है। उसके बाद इसके दूसरे भाग की यदि हम बात करें रुत्व संधि के दूसरे भाग की, तो ये कहता है कि ऋकारांत व संबोधन के पद, किसके पद? ऋकारांत व संबोधन के पद शब्दों के, ऋकारांत व संबोधन पद के शब्दों के, ऋकारांत व संबोधन शब्दों के क्या हो? विसर्ग के आकार और आकार। क्या रहा है कि ऋकारांत शब्दों के संबंध, ऋकारांत और संबोधन शब्दों के विसर्ग का आकार और आकार ये हो तो विसर्ग का क्या होता है? रे आदेश होता है। क्या होता है? रे आदेश होता है। अब क्या होगा? जैसे ये शब्द है पुनरत, अब यहां पर विच्छेद से पहले अपन क्या लिख सकते हैं? ए अथवा आ। ध्यान रखना यहां पर, क्यों? क्योंकि क्या है? ऋकारांत और संबोधन के जो पद है, ऋकारांत पद है इसमें, तो यहां पर क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। पुनः धन, विसर्ग से पहले क्या आ गया? ए आ गया, और विच्छेद के बाद रे में से क्या निकल जाएगा? अ। जैसे तोड़ कर देखते हैं इसको, पुनः धन र धन अत्र। ठीक है, विसर्ग का क्या हो गया? रे हो गया, या फिर रे का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा, या विसर्ग का क्या हो जाएगा? रे। पूर्व वाली संधि जो पहला नियम था रुत्व संधि का, उसमें अपन क्या लिख रहे थे? मुनि रीति, जैसे ये वाला पद था, मुनि रीति में अपन क्या कर रहे थे? विच्छेद से पहले ए और आ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे एक और शब्द बताऊं आपको, पितर वंदे, ये वाला पद है पितर वंदे, सॉरी ये यहाँ पर आएगा पितर वंदे शब्द है, तो वह के ऊपर रह जुड़ा हुआ है। यदि इसको तोड़कर देखें तो ऐसे बोलता है पितर वंदे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वह के स्थान पर क्या लग जाएगा? विसर्ग, पितः धन वंदे। ठीक है, तो ये हुई आपकी कौन सी संधि? रुत्व विसर्ग संधि। अब यदि अंतिम संधि की हम बात करें तो वो संधि है आपकी विसर्ग लोप। क्या है? विसर्ग लोप। यदि किसी भी संधि में आपको समस्या है, उदाहरण समझ में नहीं आए हैं, तो उसके लिए आप अपनी परिभाषा जरूर पढ़ें। बिना परिभाषा के आप उदाहरणों को नहीं कर सकते। तो यदि संधि के सूत्र की बात करते हैं, संधि का सूत्र क्या कहता है कि अतो असि विसर्गस्य लोपः, अतो असि विसर्गस्य लोपः। क्या हो जाएगा? इस बार संधि में विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा बनाते हैं पहले अपन। परिभाषा क्या कहती है कि विसर्ग से पहले, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, विसर्ग संधि का कोई भी उदाहरण हो, विच्छेद से पहले उसमें विसर्ग अवश्य आएगा। तो विसर्ग से पहले क्या हो? आ हो। क्या हो? आ हो, और उसके बाद क्या कह रहा है कि विच्छेद, विसर्ग से पहले आ हो, और उसके बाद कोई भी स्वर, क्या हो? कोई भी स्वर या फिर वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें, क्या है? तीसरे, चौथे, पांचवें, या तीसरे, चौथे, पांचवें, या य व र और ल, य व र ल, इनमें से कोई भी वर्ण हो। क्या परिभाषा क्या कहती है कि विसर्ग से पहले आ हो, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें, ठीक है, या फिर य व र ल, इनमें से कोई भी वर्ण हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे
उदाहरण समझे, बाला अस्त्र, ठीक है, बालास्त्र है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बालहा प्लस अस्त्र, क्या लग जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। अब नियम की परिभाषा की यदि बात करें तो विसर्ग से पहले क्या हो, आ हो। स्थिति यदि हम बनाना चाहें कैसे बन जाएगी कि विसर्ग सबसे पहले आ, उसके बाद क्या हो, विसर्ग, उसके बाद क्या हो, स्वर हो, या फिर क्या हो, वर्गों के 3, 4, 5 और य, व, र और ल, ये वाले वर्ण हो तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, लता एदंती, लता एदंती, ठीक है, क्या लगा जाएगा, विच्छेद करते समय आपका विसर्ग, लता प्लस एदंती, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये जो है आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यदि हम इसके अंतिम सूत्र की बात करें तो इसका अंतिम सूत्र है रोरी, क्या है, तो ये क्या कहता है सूत्र कि रे के बाद, इसके बाद रे के बाद क्या हो, रे हो, रे के बाद रे हो तो पूर्व वाले रे का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, पूर्व वाले रे का लोप हो जाता है, और जो उसके पूर्व में ए ई उ, ये तीनों वाले जो पद आए हैं, ये तीनों वाले जो पद आए हैं वो क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। जैसे हरि रम्य, ये वाला पद है हरि रम्य, ये पद, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो हरि धन रम्य। अब ये क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले क्या आया आपका, कोई भी स्वर आया, लघु, ध्यान रखना क्या आएगा, लघु, और विसर्ग के बाद क्या आया, रे। तो ये दो बात हुई। उसके बाद तीसरी बात क्या हुई कि विच्छेद से पहले क्या हो, रे हो, और रे के बाद क्या है, रे आए, तो इस वाले रे का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, इस वाले रे का लोप हो जाएगा। और यहां पर जो पद आया है यानी जो स्वर आया है वो कौन सा स्वर, अ ई उ, ये तीनों ही वाले जो स्वर हैं वो क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। यहां पर देखो ये लघु है और यहां पर क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण लास्ट, शंभु राजते, ये वाला पद है, ठीक है, शंभु राजते क्या है, शंभु प्लस राजते, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और जो लघु है वो जो यहां पर लघु दे रखा है यहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपकी संधि इस प्रकार से समाप्त होती है कोर्स की। और यदि आपको कोई और भी समस्या हो संधियों से तो आप उदाहरण ज्यादा से ज्यादा अपनी पुस्तक के देखें, क्लासरूम में देखें। यदि कोई भी उदाहरण समझ में नहीं आ रहा है तो आपको विशेष रूप से समझाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, वाक्य परिवर्तन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और निरंतर कक्षाओं को अटेंड करते रहें।